बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं, आजकल सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करते दिखाई देते हैं। मामला ऑब्वियसली नंबर्स का है। जिसके 172 नंबर पूरे होंगे उसका पलड़ा भारी रहेगा। ऑपोजिशन का क्लेम यह है कि उनके पास 172 से कई ज्यादा नंबर हैं और यही बातें आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती भी दिखाई देती है। लेकिन ऑपोजिशन बदले में सवाल सिर्फ इतना करती है कि फिर आप इजलास बुलाने से भाग क्यों रहे थे। वोटिंग कब होगी? बकौल वजीर दाखिला 3 या 4 अप्रैल जो है वोटिंग की डेट हो सकती है। लेकिन वोटिंग से पहले दोनों जानिब से भरपूर पावर शोज जो है वो किए जा रहे हैं। अवामी ताकत का मुजाहरा जो है वो ऑपोजिशन भी और हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती दिखाई दे रही है। वजीर आजम ने आज कमालिया में जलसा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पारा चनार में जलसा था। PMLN जो है वो लाहौर से अपनी रैली लॉन्ग मार्च लेकर निकल चुके हैं, इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। JUIF के कारकुनान जो हैं वो भी इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं। लेकिन आज खबर यह भी आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो PDM की रैली है या PDM का जलसा है हुकूमत के मुखालिफ 28 तारीख को, वो नहीं चाहते। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, परसों PDM जो है वो चाहती है कि यहां पर जलसा आम हो। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, बिलावल साहब के हवाले से खबर यह आई कि उन्होंने कहा है कि अगर आप वाकई ऐसे करेंगे तो फिर शायद मैं इसमें शामिल ना हूं, क्योंकि उनको खदशा यह है कि इसका फायदा गैर जमहूरी कुव्वतें उठा सकती हैं। पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी तक की इतलात यह है कि वो उसमें शिरकत नहीं करेगी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान साहब का जो अल्फाज का चुनाव है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो कि वो अपोजिशन के लीडरान के हवाले से उनको जो अलकाबात से नवाज रहे हैं, उनको जो नाम दे रहे हैं मुख्तलिफ जलसों में, उस पर आज भी बात हुई। आज भी वही अल्फाज थे। वो एक चेरी ब्लॉसम का एक नया वर्ड आ गया है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जहां वो बूट देखते हैं पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन्होंने आज अपोजिशन के हवाले से कुछ और भी पैगाम दिए हैं और ये कहा है कि नवाज शरीफ वापस आए तो वो फौज पर और अदलिया पर हमला करना शुरू कर देंगे। और एक बहुत बड़ा इल्जाम उन्होंने ये भी लगाया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले से ही नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। इनकी कोशिशें हुकूमत गिराएं, इक्तदार में आए, नैब को खत्म करें, करप्शन केसेस खत्म हो, और जब भी करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। और वो वापस आके क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन पहले इसके साथ है, ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा, क्योंकि जो करप्ट आदमी होता है वो कभी आजाद अदलिया को चलने नहीं देगा। अभी से ही अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। जितने भी आर्मी चीफ आए हैं सबके साथ इसके इख्तलाफात हुए, ये कंट्रोल करना चाहता है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि फौज और अदलिया पर हमला करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी और इसी सॉर्ट से जो वज़ीर आज़म साहब का आपने सुना है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इस पर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से बात तो करती आ रही है, लेकिन आज तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से पहले या उसके नेशनल असम्बली में टेबल होने से पहले वज़ीर आज़म साहब ने खुद जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन को लेकर भी। और आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के हवाले से भी इसी तरीके की तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि ये आपके बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं, प्रॉक्सी के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस? सादिया बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो बतौर पाकिस्तानी ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म की ज़ुबान जो है वो शाइस्तगी की तमाम हयूद व कयूद को तोड़ चुकी है, और आज की नहीं, यह सिलसिला बड़ी अरसे से चल रहा है। पहले तो सिर्फ ज़ुबान की सख्ती और तुर्शी थी, अब तो लफ्ज़ों का इंतखाब और उसके साथ साथ जो उनके जुमले और जो उनके मैं कहूँगा फतवे हैं, फतावा, वो भी ख़तरनाक हद तक
आगे जा रहे हैं। आज उन्होंने बात की है, देखिए पहले मैं लूंगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और आर्टिकल 218 के तहत उसको इख्तियारात दिए गए कि वो शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात करने के लिए उसका ड्यूटी है, फर्ज है कि वो इक़दामात करे। उस पे पिछले 1.5 साल से कुछ आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना शुरू किया जब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आए, और अब तो हदें क्रॉस कर दी हैं PTI ने, और वज़ीर आज़म साहब खुद बोल पड़ते हैं, वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ। मेरे ख्याल में मुल्क के हुकूमती सरबराह को एक इंडिपेंडेंट आईनी इदारे के बारे में ये जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो है, मैं तो उसे सीधी सीधी कंटेम्पचुअस कहूंगा, क्योंकि वो मिलाइन करने की और स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत उज़्मा को। वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। उन्हें जहां पे थोड़ी सी भी नजर आती है अपने लिए तंगी या तुर्शी, या वो समझते हैं कि मुझे अब मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलेगा, वहां पे वो पहले हाथ उठाते हैं और दुहाइयां देना शुरू कर देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, वो इलाज मुआलजे में गए। मियां साहब के बारे में आज ये गुफ्तगू करना कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनको साथ में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने आइन पे हलफ लिया है, उन्होंने आइन के मुताबिक और अपने ज़मीर और अपनी आज़ाद मंशा के मुताबिक अदालत चलानी है, या इमरान खान साहब के अंदेशों पे या किसी की ख्वाहिश पे चलानी है। मुल्क के वज़ीर आज़म को इतनी बड़ी बात कहने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। और ये सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं है, ये तौहीन अदालत है, ये अदालत को स्कैंडलाइज करने के मुतरादिफ है। आप किसी एक जज के बारे में बात करें या 17 जजेस के बारे में बात करें, वो अदारे की और लेकिन सेनेटर ताहिर साहब एक और चीज भी कि जब नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो नून लीग भी कमोबेश ऐसी बात किया करती थी। आप लोग भी मतलब आपसे मुराद आप नहीं, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर मलाइन करते थे, वो जजेस का ही किसी ना किसी का साथ देने पर इल्जाम लगाया करते थे। सादिया देखिए, एक तो फेयर कमेंट है, जजमेंट के ऊपर लोगों ने कमेंट किया और वो इजाज़त देता है हमारा आइन भी कि आप जब कोई जजमेंट आ जाती है आइनी अदालत की तो उस पर आप फेयर कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट को नहीं चाहिए कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजे, और 4 साल के अरसे में 2 वज़राए आज़म को घर भेजा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी को और मियां नवाज शरीफ को। अब ये बात दुनिया के किसी मुल्क में भी हो तो ये बात इस पर राय में की जाती है, और हर बंदे की एक अपनी राय। कुछ लोगों ने कहा जी बिल्कुल इख्तियार है, और ठीक किया उन्होंने। इख्तलाफी नोट्स ये था कि अदालत को सियासी मामला से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जलसों में खड़े होके 10,000 बंदे सामने बिठा के और वहां पे तड़ियां लगाना और साथ गलत अल्फाज इस्तेमाल करके फिर तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, राइट। सेनेटर मौला बख्श शानियो साहब, बिल्कुल ठीक है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या जितने भी आईनी इदारे हों, उन पे ऑब्वियसली हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इल्ज़ाम लगाती है कि अपोजिशन के कंट्रोल में रहे हैं, आज़ाद नहीं हो सके हैं। आज जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो नवाज शरीफ के कंट्रोल में है। ये दोनों तरफ से हमेशा हर दौर में जहाँ कहते हैं ना कि जिसके हक में चीज़ें नहीं चल रही होती हैं वो फिर इदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। ये क्यों हो रहा है अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से? ये आप दुरुस्त कह रही है, जिसके हक में फैसले नहीं आते वो ऐसा अपना गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन सादिया भी ईमानदारी की बात है, उस गुस्से निकालने में और इस जाहो जलाल वाले वजीर आज़म की गुफ्तगू में जमीन आसमान का फर्क है। ये तौहीन है, ये बेइज्जती करना है इदारों की और उन शख्सियात की। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन से ये आए हैं मैंने तो ऐसा बदनसीब हुकूमत और उस वजीर आज़म नहीं देखा। सारी कौम उनके पीछे थी, सारे अपोजिशन ने ऐलान किया हम साथ चलना चाहते हैं। इन्होंने क्यों इंतशार का रास्ता अख्तियार किया, क्यों अफरा तफरी पैदा करना चाहिए? मैं बड़ा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, लेकिन मेरा ईमान पक्का हो गया है कि इन्होंने करना कुछ नहीं था। इन्होंने इंतशार पैदा करके तवज्जो हटानी थी। पहले दिन से जो भी इनका टीवी पे आया और बजाते खुद जाहो जलाल ये बादशाह सलामत वजीर आजम खुद भी उनका लबो लहजा देखो, उनके नुमाइंदों का देखो, उनके वजीरों का देखे। आज तो इन्होंने खुद बोला है, लेकिन कुछ दिन पहले वफाकी वजीर जो कांपते हैं इलेक्शन कमीशन में जाकर, वो बोल रहे थे इलेक्शन कमीशन पे जो गालियां दे रहे थे, जो जबान उनकी इस्तेमाल होती थी। आप देखिए ये कर
मैंने ईमानदारी की बात है, आज मैंने कहा कोई गुस्सा वुस्सा नहीं करना, इनकी गुफ्तगू आप ही समझ रही हैं, आप ही दुनिया देख के बैठी है, मीडिया की शख्सियत है, ये शिकस्त खोरदा इंसान की गुफ्तगू है, ये पहले से माहौल बना रहे हैं जी, बैनुल अक़वामी साजिश थी मेरे खिलाफ। जी आपने किया क्या है ऐसा काम जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें आपके खिलाफ है, क्या हो गया? को आपने कोई दूसरा आइटम बम बना लिया? दूसरी बात, ये अभी ये अदलिया करेगी, पहले से बता रहे हैं भाई, इलेक्शन कमीशन मियां साहब की है, ये सारे इदारे जो किरदार अदा कर सकते हैं उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं आने वाले वक्त के लिए, जिसमें वो शिकस्त खा जाएंगे। इनको सीधी सादी ऐवानों की बात ऐवानों में करनी चाहिए। ये ऐवानों की लड़ाई को रास्तों पे क्यों लाना चाहते हैं? क्या इनको फायदा है? इस इंतशार से क्या मिलेगा? मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक छोटे से सियासी कारकुन की मैं समझता हूं, एक तो इन्होंने अपनी बका का सामान समझ रखा है अफरा तफरी को, दूसरे ये जवाब ढूंढ रहे हैं कि जब शिकस्त खाएंगे तो जवाब के लिए क्या करेंगे। इस पे भी आते हैं, मैंने आपसे ये भी पूछना है कि पीडीएम का जो जलसा है आप लोग उसके मुखालिफ क्यों हैं, इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी। लेकिन पहले सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये जो आज अभी चांडियो साहब ने बात की, वजीर आजम साहब ने दोहराई भी है, और ये नैरेटिव इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्ड करने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर कल को हुकूमत चली जाती है, वजीर आजम नहीं रहते हैं, तो हम जाके अपने ऑडियंस को ये कह सकेंगे कि देखो वजीर आजम साहब जो हैं वो तो रशिया का दौरा करके आए हैं, वो तो नए ब्लॉक बनाने के हामी थे, लेकिन ये देखो अमेरिका से पेड जो अपोजिशन के लोग हैं ये वजीर आजम के खिलाफ इस तरीके से ये बाहर निकल आए। और आज उन्होंने जैसे एब्सोल्युटली नॉट पे भी वजीर आजम ने शहबाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया, यूरोपियन यूनियन के लेटर के हवाले से भी बात की। तो इस सड़कों पर आना, जलसे करना बड़े जलसे हो रहे हैं, मैं उस पर कोई आपकी वो नहीं कह रही कि आवाम नहीं निकल रही है, आज का जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था, बट इज दैट नैरेटिव रियली वर्किंग? अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ सा कमेंट कर दूं। प्राइम मिनिस्टर की ज़बान के हवाले से मेरे दोनों ऑनरेबल कलीग्स ने बात की। बीबी इसका हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड देखिए तो यकीन कीजिए इसका आगाज हमसे कभी नहीं हुआ था, ये इसका आगाज तो 1990 की दहाई से। अगर आपको याद हो तो मौलाना फजल रहमान को डीजल का सबसे पहले लफ्ज ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था। जो रफीक तारड़ साहब थे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे नून लीग के, उनको ब्रीफ केस मौलवी का लफ्ज जरदारी साहब ने दिया था। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयान शीरी मजारी साहब के हवाले से है वो ऑन रिकॉर्ड है। आबिद शेर अली का बयान फरदौसा शिकवान साहब के वो ऑन रिकॉर्ड है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हवाले से जो फोटोज तकसीम की गई, उनको जो नाम किया था ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। ये सारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले चलता आ रहा है। हैविंग सेड दैट, आज की सिर्फ अगर आप मरियम बीबी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीच उठा के देखें तो आज भी उन्होंने फर्स्ट लेडी को स्पेयर नहीं किया। उन्होंने ऐसी बात की, आपने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन के हवाले से मरियम नवाज शरीफ की हमशीरा के हवाले से बात नहीं सुनी, क्योंकि उनका कभी पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं रहा। हमने कभी आसफा बीबी का या बख्तावर बीबी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, बिकॉज हम घर चादर चार दीवारी की इज्जत करना जानते हैं। ये जो रेड लाइन क्रॉस की जाती है हमेशा, ये पहले क्रॉस करते हैं और फिर कहते हैं देखे जी आपने जलसों में उनका नाम ले लिया। आई थिंक ये फाइन लाइन डिफाइन सबको करने की जरूरत है, ये सिर्फ एथिकल वैल्यूज हमारे लिए स्टैंड नहीं करने चाहिए। दूसरा जो आपका सवाल था, मैं थोड़ा सा इदारों के हवाले से भी बात करूं। आपने दोनों कोलीग से पूछा, नून लीग का एक बैकग्राउंड है इदारों के हवाले से। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती किया जाता है, आईजी पंजाब बना के रिटायर करा के उसको सेनेटर बना देते हैं। किसी अदलिया के जज के साथ अगर मामला इनके तय हो जाए तो उसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट भी ये बनाते हैं। अगर किसी को पटवारी भर्ती कराते हैं तो उसको चीफ सेक्रेटरी रिटायर करा के एमएनए बना के मिनिस्टर भी नून लीग बनाती है। इदारों के दरमियान अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेट करके उसको पॉलिटिकल सिस्टम में ले आते हैं बाद में उसके शुक्रिया के लिए। ये नून लीग का पुराना वतीरा रहा है, ये आज की बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप देख ले, 1990 में सुप्रीम कोर्ट पे सबसे पहले नून लीग ने ऐसा काम किया था। फिर अब्दुल कयूम से लेके मलिक अरशद तक जो भी मामला आता है, हमारा तो कभी भी नाम नहीं आया। अदलिया के साथ कभी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नैरेटिव बिल्ट हुआ है वो हमेशा नून लीग की तरफ से ही हुआ है। तो उसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इशारा किया। अब आपका असल सवाल आ गया वेस्ट की तरफ। अगर आप पिछले एक माह में सिर्फ ऑपोजिशन का नैरेटिव उठा लें, फजलुर रहमान साहब का जो हम नैरेटिव उठा लें, बिलावल भुट्टो जरदारी का ले लें, मरियम नवाज शरीफ का ले लें, तीनों ने 12 अपने पॉइंट में कहा कि जी आपको एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी, आपने वेस्ट को नाराज क्यों किया, आपने यूरोपियन यूनियन को, ये कौन सी डिप्लोमेसी आप उसको नाराज कर रहे हैं। अगर ऑपोजिशन ये कह रही है दैट मींस कि उनके लिए चीज बेनिफिट है पड़ी और पीटीआई के लिए शायद नुकसान जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैं
एक लम्हे के लिए सेनेटर साहब, जी, एक लम्हे के लिए आपकी मैं सारी चीज़ों से अगर इत्तफाक कर भी लूँ कि ठीक है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी होगी, ये इनको पेमेंट्स भी और फंड्स भी सब कुछ वहीं से आ रहे होंगे जहाँ का आप इशारा करते हैं, जहाँ से आप बात करते हैं, लेकिन अगेन आप इनको नाकाम बना सकते हैं अगर वाकई में आपके पास 172 नंबर पूरे हों, जैसे कि आप क्लेम करते हैं कि नहीं हमारे इत्तेहादी भी कहीं नहीं जाएंगे, हमारे अपने लोग भी कहीं नहीं जाएंगे, इन लोगों को भी हम वापस ले आए हैं। कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2-3 लोग जो हैं वो वापस आ चुके हैं, मुनहरिफ जो अरकान है, शो कॉज नोटिस हमने दिए थे, इस पे आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं चाहूँगी प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो शॉर्ट सुनाएं जो साहब ने जिक्र किया है, फिर मैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब से उसका जवाब लूँगी। ये फर्स्ट लेडी को लेके आज बात हुई बिलावल साहब की तरफ से, और कल उनकी लाहौर में कोई सहेली जिनका जिक्र किया जाता है बहुत फरा नामी खातून का, मरियम नवाज साहिबा ने उनके हवाले से बात की कि उनकी करप्शन के ताने बाने भी बनी गाला से मिलते हैं। दोनों सुना दीजिए। किस मुंह से करप्शन पे बात कर रहा है वजीर आजम? ये झूठ बोलना बंद करे वरना हम सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। जो खातून अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। पंजाब में आपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है? उस्मान बुजदार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए? ये सिर्फ इक्तदार जाने का खौफ नहीं है, इस बात का खौफ है कि अगर इक्तदार चला गया तो मेरी उन चोरियों के जिसके ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं वो सारी खुल जाएंगी। वो लाहौर की एक खातून है फराह, सारी दुनिया जानती है, उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली, कुछ भी करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता, और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये वो इल्ज़ामात हैं जिस पे ऑन अब्बास साहब कह रहे थे कि ख़वातीन को इस तरीके से नहीं लाना चाहिए, हम बात नहीं करते। लेकिन सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मरियम साहिबा ने कल कहा कि हमारे पास शवाहिद हैं, ये वाकई ये इस चीज़ के सबूत मौजूद हैं कि बुजदार साहब ने पैसे पकड़ाए, फर्स्ट लेडी या उनकी जो भी फ्रेंड जिनका जिक्र किया जाता है, क्या शवाहिद हैं आखिर इस बात के? और अगर हैं तो वो कब लेकर आएंगे सामने? सादिया, मैं तो क्योंकि पेशे के एतबार से वकील हूँ, मेरे पास जब तक कोई चीज़ में मुझे कंसल्ट नहीं किया गया और मुझे इसका इजाज़तनामा नहीं है कि आप ये बात शेयर करें। सच्ची बात है, मेरी इस पर कोई शेयरिंग नहीं हुई क़यादत के साथ, मैं इस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन ऑन हमारे भाई हैं, उन्होंने 2 बातें की हैं, मैं उनका बड़ा लाइटली जवाब देना चाहूँगा। एक, उन्होंने कहा कि जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, हमने उनके बारे में कभी नहीं कहा, और फिर कहा जी फर्स्ट लेडी के बारे में इल्ज़ामात क्यों लगे हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो बेगम है नुसरत शहबाज साहिबा, वो हाउस वाइफ है। उन पे 2 मुकदमात में उनके वारंट निकाले गए। आज तक कभी बेनामी केसेस में जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं खवातीन हाउस वाइफ्स, उनको कभी शामिल तफ्तीश तक नहीं था किया जाता। इस खित्ते का एक रस्म रवाज है कि शेयर्स ज़रूर होते हैं खातून खाना के, लेकिन एक्टिव बिजनेस जो है वो बेटे या बाप कर रहा होता है या खामद कर रहा होता है। शहबाज शरीफ साहब की बेटी के वारंट्स निकाले गए, उनके दामाद के केस में उनको रगेदा गया। हम कहाँ पे खड़े हैं और कौन सी मोरालिटी और कौन सी बातें? बड़े यकीन के साथ ऑन ने कह दिया, छोटे भाई हैं, मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे एक मोअज़्ज़ज़ सेनेटर जो कि रिटायर्ड आईजी पुलिस हैं, ऑन साहब की इत्तला के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 60s में MA इंग्लिश लिटरेचर में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री ली, और उसके बाद उन्होंने पहली 15 पोजीशंस में उनकी CSS में पोजीशन थी, और वो PSP ऑफिसर हैं, और बड़ा अच्छा करियर था उनका। एंड पे जाके मार्शल लॉ जब लगा 1999 का, तो उन पे मुकदमा खड़ा किया गया जिसमें वो बाइज्जत बरी हुए। मैं नाम खुल के लूंगा, राना मकबूल साहब, तो ना वो कभी इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, ना उन्हें परवरदा बनाया पार्टी ने, वो अपने मेरिट पे आए। अभी भी आज भी जो उनकी सेनेट में स्टैंडिंग कमेटीज में और फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मौला बख्श चांडियो साहब मुझे सेकंड करेंगे, जो उनकी शाइस्तगी है जुबान की और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है प्रोफेशनल, उस पर किसी को शक नहीं। तो खुदा के लिए ये कल्चर, ये सुनाया ना, आप इतने जोर के साथ बात कर देते हैं, यकीन के साथ बगैर तहकीक किए, ये ना किया करें। अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, पाकिस्तान के सबसे आला इलेक्टेड हाउस के आप रुकन हैं, और आप अपने
कुलीग के बारे में इस तरह की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल हक में जानिब हूँगा कि मैं उसकी तरदीद भी करूं। चलें, आप और कह इस रहे हैं पे कि ये बात सही नहीं है। मैं थोड़ा क्लियर कर राइट, मुझे एक ब्रेक के लिए भी मैं आप जरूर ब्रेक के लिए मुझे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र करते चलें, कुछ दिनों से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर ये तहरीक अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो अब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इत्तेहादी साथ नहीं देंगे तो थोड़ा बहुत शायद वो कहते हैं कि जी मज़ा उनको वहाँ पे भी चखाना चाहिए पंजाब असम्बली तहलील करने की सूरत में। कहीं PTI के कुछ लोग इसकी तरदीद भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें हैं। अब इस्लामाबाद में ऑब्वियसली सियासी खबरें जो हैं वो इस तरह की बहुत ज़्यादा सामने आती रहती हैं, लेकिन कल PTI का जलसा है, कल वज़ीर आज़म कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड है, बताएंगे, दिखाएंगे कि वो क्या है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहे थे कि इस वक्त ऑब्वियसली पार्लियामान में सारी गेम जो है वो होनी है, जिसके नंबर ज्यादा होंगे वो जीत जाएगा जिस दिन वोटिंग कराई जाएगी। चांडियो साहब, लेकिन एक बात बताएं कि आप लोगों की तरफ से भी जलसे हो रहे हैं, PDM के भी लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। एक तो पहला सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हक में क्यों नहीं है कि PDM अपने पावर शो का इस्लामाबाद में मुजाहरा करे, और दूसरा सवाल आपसे इसी की मुनासबत से कि क्या वाकई ज़रूरी हैं, अगर पार्लियामान में ही सारी जंग है नंबरों की, तो फिर सड़कों पर इस वक्त क्यों आया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से? पीपल्स पार्टी भी तो आई भी है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आपने सवाल पूछा है उसका आपने अभी जो बात की है उसमें आपने खुद जवाब दे दिया है कि पार्लियामेंट की जंग रास्तों पे लाने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो ये कौन लाया है, ये किसने आगाज किया है? हमने तो नहीं कहा कि हम जलसे करेंगे, लोग ले जाएंगे। हमने कहा मेंबर पूरे करेंगे हम। बाकी बिलावल साहब का प्रोग्राम पहले से था। ये किसने कहा 10 लाख आएंगे, किस माई के लाल को ताकत है मेंबर को के लोगों में से, ये किसने माहौल पैदा किया है? वो क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? चलें, अब आप कहते हैं खवातीन की बात करते हैं, जातियात पर हमले करते हैं, ये किसने किया है? आसिफ साहब की हमशीरा है, हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है और एक सूबे एक खवातीन विंग की चेयरमैन है। आपको हया है, शर्म है, लेकिन आपका कसूर नहीं है खान साहब का। खान साहब की कोई रिवायत ही नहीं है, न पंजाब की रिवायतों के अमीन है, न वो पख्तूनख्वा की रिवायतों के अमीन है। उनको कुछ पता ही नहीं है कहां भागे जा रहे थे, कि यही केस थे। आप दिन के दिन में आते, बात करते उनकी हमशीरा से, रात को उनकी हमशीरा को जबरदस्ती घर से तब्दील उठाकर जेल में डाल दिया। ये शराफत है तुम्हारी? इस रास्ते पे चलकर हमसे तकाजा करोगे शराफत की? बिलावल साहब की हम छोटी बहन है, बेनजीर साहबा पाकिस्तान की मोहसिन उनकी बेटी है, जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के मोहसिन उनकी नवासी है। वो अपने वालिद साहब से मिलने आई हॉस्पिटल में। आपका क्या रवैया था? कौन सा कानून था, कौन सा अखलाक था, कौन सी शरीयत थी जिसकी आप वकालत कर रहे हो? आपने उनको ऐसा करने की आसानी अब नहीं दी। आप सारा सादिया बीबी रास्ता वजीर आज़म खुद निकाल रहे हैं, अफरा तफरी के पैदा करने के खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं। और ये जो और बहुत अच्छे हैं, उनको पार्टी लाइन पे चलना चाहिए। मैं 1-2 मिनट अभी उन्होंने बहुत हमारे पे बातें कर दिया। मैं ये कहता हूं, आप अपना कारनामा क्यों नहीं बताते? ये सदियों के इल्जामात क्यों लगा? उसने गाली दी थी तो आप भी देंगे, उसने कफन फाड़ा था तो आप भी फाड़ेंगे। यार खुदा का खौफ करो, आप हुक्मरान हो, आप बोलो उन्होंने यूं किया था, हमने ऐसे कर दिया है। चले आप आपका मौकफ यही है कि अगर हुकूमत जो है सादे भी वैसे वो बहुत ज्यादा अभी भी तगड़ा समझ रहे हैं तो जलसों की उनको जरूरत नहीं पड़ती पावर शो की। जी जी भले भाई, हमारी छोटी गुजारिश है, आप तगड़े हैं तो ऐवान में मेंबर पूरे करें। ये लाखों लोग जमा करने की दावा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये जो लड़ाई होगी, जो अफरा तफरी होगी, आपको क्या फायदा होगा? आप हार चुके हैं। आपकी हुकूमत पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया गया है, तब तो आप हर किसी से लड़ रहे हो।
गुस्से में आ जाते हो। आप वजीर आज़म है, आप हुक्मरान हैं, अभी आपके कौमी क्या नाम है इनका, वफाकी वज़रा, जिस मेरे बस में हो ऐवान में जाकर धमाका करूं, ये पागल लोग हैं या अक्लमंद लोग हैं? ऐसा हाँ, वैसे ये मैं जवाब ले लूं, ये आपने अच्छा याद कराया कि ये वुज़रा को ऑन अब्बास साहब, ये अल्लाह माफ करे, ये खुदकुश हमले करने का शौक एकदम कहां से आ गया है? वो शहरियार आफरीदी गुलाम सरवर हो। हाँ, कि हम धमाका गुलाम सरवर तो ठीक नहीं है ऑन अब्बास साहब। और दूसरे ये बात तो सही है, सड़कों पे चले, वो कहते 10 लाख लोग भी ले आए जी, पर उस दिन होनी है जिस दिन ऐवान में 172 बंदे होंगे। पहले तो मैं सेनेटर तारड़ साहब का जवाब दे दूं, मेरे सीनियर हैं, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम एट ऑल। उन्होंने हवाला दिया उनका राणा मकबूल साहब का, वो भी हमारे सेनेटर है, हमारे कुलीग हैं। he just left the show because he had to go somewhere. उन्होंने उनका नाम लिया, बट देखिए इस तरह की 10,000 एग्जाम्पल है। रफीक तारड़ साहब जो अल्लाह उनको जन्नत जगह दे, मतलब वो भी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी रहे, फिर अचानक से वो सदर भी बन गए। अभी राणा शमीम का जो केस है, जिसने वो एफिडेविट साइन किया था लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर में बैठ के, वो कौन था? एक रिटायर्ड जज था गिलगित बल्तिस्तान का। आपने एफिडेविट लिखवाया और साकिब निसार के खिलाफ आपने खड़ा कर दिया। सो दे हैव अ हिस्टोरिकल पैटर्न। जहां तक उन्होंने नुसरत शहबाज साहिबा की बात की कि जी उनको लेके गए, देखिए जब आप अपने घर वालों के नाम पे अकाउंट खुलवा के उसमें 1.8 अरब रुपया ट्रांसफर करेंगे तो केस तो इंडाइट होना ही होना है। अब ये छोड़ दिया जाए क्योंकि पंजाब की वजादारी है हमारी यहाँ पे, क्योंकि खवातीन 4 जवारी, जब आप उनके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर रहे होते हैं, जब उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो लामाल कार्रवाई होगी। मतलब आई फील सॉरी फॉर देम कि ठीक है किसी की खातून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आपको भी तो अपनी वो रेड लाइंस ड्रॉ करनी है कि आपने किस केस में किसको कहां इन्वॉल्व करना है। अपनी फैमिली मेंबर्स को अगर आपने टीटीस के लिए यूज करना है तो फिर आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। जहां तक मौला बख्शांडी साहब ने कहा, मेरे बुजुर्ग है, हम वहीं सेनेट में इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन जितने जज्बात का इजहार उन्होंने किया, क्या इतने जज्बात का बीबी शहीद के हवाले से उन्होंने नून लीग पे भी एतराज किया? बीबी शहीद के हवाले से जो गुफ्तगू नून लीग करती रहेगी, काश उसमें से 1 लाख मौला के दिल में से निकला होता। हमने तो कभी बीबी शहीद के नाम से शहीद भी नहीं कहा, क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर उनके दिल से इज्जत करता है, मेरे प्राइम मिनिस्टर उनके वालिद की भी इज्जत करते हैं। कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल किसी ने कोई लैंडमार्क चोला है तो वो जुल्फकार अली भुट्टो था। हम तो अभी आज इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अपने रवैये को भी देखिए कि आपने अब क्या रवैया सेट, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आप सारे के सारे इकट्ठे हो गए और आपको एक इमरान खान हक व बातिल की लड़ाई में एक शख्स नजर आ गया तो आप समझते हैं कि कोई बातिल नहीं है, कोई बातिल नहीं है, कोई बातिल नहीं है। अच्छा, लेकिन एक सवाल, क्योंकि तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज ना ऑन अब्बास साहब ये सवाल करती दिखाई दे रही हैं कि अगर वजीर आजम साहब वाकई इतने कॉन्फिडेंट हैं, वाकई आप लोग मानते हैं, यकीन है आपको कि आपके नंबर्स जो हैं वो पूरे हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं, 178 लास्ट टाइम मिल गए थे जब एतमाद का वोट लिया था, तो फिर वो ये सवाल करते हैं कि फिर ये फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं, ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हैं, ये 10 लाख लोगों के जलसे की इनको क्यों जरूरत पड़ गई, ये इल्जामात पर क्यों आ गए, ये तमाम चीजें वो कहते हैं जरूरी ना होती हैं अगर 172 होते। और मैं बाय द वे आप इससे पहले कि जवाब दें मैं ये भी बता दूं कि काफली की जो मुलाकात हुई थी उसमें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा जी शहजाद साहब से मशवरा करके बताएंगे। MQM की मुलाकात अभी वजीर आजम से होनी थी 9 बजे, लेकिन वो मुलाकात भी मौखर हो गई है। तो फिर आप लोग मुनहरिफ अरकान से इस तरीके से या इत्तेहादियों से बार बार मदद ना मांग रहे होते अगर नंबर पूरे होते तो? फिर वही बात कि चांडिया साहब मेरे सीनियर है, वो कह रहे हैं फिर मरे क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैं इसको समझता हूँ वो पार्लिमानी लफ्ज है, बुजुर्ग हैं, वो कह सकते हैं। एनीवे मैं इसको पास करता हूँ। पॉइंट रिमेन्स, बात सुनी बीबी, एक तो जो सियासी थिएटर है और सर्कस चल रहा है उसके खत्म होने का टाइम हुआ चाहता है। कल शाम को 5 बजे के बाद आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा कि हम हुकूमत हमारी जारी है या नहीं जारी, नंबर्स हमारे पास पूरे हैं या नहीं है, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े या नहीं खड़ा। कल शाम को यू विल गेट टू नो इट। ठीक, ये जो जलसे होते हैं ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक असासा होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब जलसे करती हैं और मासेस में बसें और ट्रकें भर के कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब कल आपको बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा फैमिलीज के साथ लोग आपको नजर आए, यू विल गेट योर आंसर।
कोई भी पाकिस्तान की जमात इस किस्म का जलसा, इस किस्म का मजमा इकट्ठा नहीं कर सकती। इट हैज नथिंग टू डू विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैं मानता हूं उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कल पाकिस्तान को कम से कम ये पता चल जाएगा कि आज पाकिस्तान की गरीब आवाम किस जमात, किस लीडर के साथ खड़ी है। एंड आई कैन टेल यू, कल का जलसा विल बी अ लैंडमार्क। आपकी सारी बात मान ली, मैं तो दोनों तरफ के लिए ये बात कर रही हूँ कि कल का जो जलसा है इस्लामाबाद का, 10 लाख छोड़े, मैं कहती हूँ 20 लाख लोग भी आ जाएंगे तो आपको वोटिंग डे पे आपके मेंबरान की तादाद ज्यादा होगी तो आप जीतेंगे। एंड सिमिलरली फॉर ऑपोजिशन के लिए भी यही है कि वो चाहे वो पीडीएम इकट्ठी हो के 50 लाख लोग ले आए, लेकिन वोटिंग डे पे अगर उनके नंबर पूरे होंगे तो ऑब्वियसली वो वजीर आजम को रुखसत कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। Just one line. They all think it is the end. I think it is the beginning. The real तब्दीली is about to come. असल तब्दीली आपको कल के बाद नजर आएगी। आप समझ सके हमारा इख्तिताम है, ये हमारा कल से आगाज होने जा रहा है। 10-20 लाख लोगों की बात नहीं कर रहा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कल परसों से स्टार्ट होगा, ठीक, और जुमे तक खत्म हो जाएगा। मंडे एवरीबडी विल गेट टू नो इट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान किस जगह पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। आप टॉक शोज परसों के बाद शुरू होंगे। चले ठीक है चानियो साहब, आपसे जवाब मैं लेती हूँ एक ब्रेक के बाद। वो कह रहे हैं कल से आगाज हो, कल से नो कॉन्फिडेंस का पता चलना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर ओन अब्बास साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि कल से एक तरीके से अदम एतमाद का आगाज़ शुरू हो जाएगा और वोटिंग तो ऑब्वियसली होनी ही होनी है। पीर को रेजोल्यूशन सबसे पहले टेबल की जाएगी नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की। चांडियो साहब, आपको क्या समझ में आ रही है? ओन अब्बास साहब भी ये बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि पता चलेगा कि क्या ट्रम्प कार्ड है उनके पास, कौन सा बड़ा सरप्राइज वो दे सकते हैं। ये ना हो कि आप वाकई उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जैसे पीटीआई कह रही है। आप सही कह रहे हैं। एक मिनट में एक बात करना चाहता हूं। और अब्बास साहब का नाम जो है जी इंतहाई मुकद्दस मोहतरम मुहज़्ज़ब शख्सियतों के नाम है, इसलिए उनका अक्स है कि मेरे इख्तिलाफ करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। लेकिन ओन साहब अपने वजीर आज़म को तो ये अखलाक सिखाएं। ये किसने शक्लों की बातें करना शुरू की है? मेरे को दिखाए बिलावल साहब के एक भी तकीद जिसमें उन्होंने इमरान खान की चेहरे का कोई बात की हो। ये क्या कह रहे हैं? वजीर आज़म है, शर्म नहीं आती हम लोगों को? ये वजीर आज़म की गुफ्तगू है। इनकी शक्लें तो देखो तीनों की। क्या मतलब तीनों की? दुनिया से पूछ लो, आप अपना भी चेहरा दिखा दो, हमारे चौधरी के चांद कायद बिलावल साहब का भी चेहरा दिखा दो, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे। ये आपको जेब देती है? ये चूहे तो देखो, खुदा का खौफ करो, खुद को देखे। ये अच्छी, पर ये कोई जेब देता है आपको बातों का? उनकी मौलाना फजल रहमान के लिए चूहा कहना, उनके चेहरे का मजाक उड़ाना, शहबाज शरीफ के चेहरे का मजाक उड़ाना, मेरे कायद का। यार आप खुद ही फैसला कर लो। बिलावल साहब को भी देख लो तो सिर्फ खुद को भी देख लो, फिर फैसला कर लो। ये सियासत में कौमी रहनुमा ऐसी गुफ्तगू नहीं करते कि अब आप कह रहे हैं भाई खानदान पे नहीं बोलो। भाई देखें, अभी अभी आपने फरमाया कि खानदान के अफराद मुलविस हो जाएंगे, तो अगर हुक्मरानी के हवाले से, पंजाब की हुक्मरानी के हवाले से सवाल उठेंगे और तस्करा होगा किसी मोहतरम शख्सियत का, तो बात तो बनेगी। हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम लोगों में नहीं बता रहे, लेकिन जिक्र तो निकलेगा ना। आप बताएं, ये ऐसा होता है सिलाइयों की मशीनों में से करोड़ों अरबों रुपए बनते हैं। जब ऐसी बात बनेगी तो बात तो निकलेगी, और बात निकले तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सीधी बात है, आप अकल की बात करके पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में करें। ये रास्तों पे लड़ाई वजीर आज़म नहीं करवाते, ये कौमी रहनुमा नहीं आते। काले अभी आपको, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि कल अवाम फैसला कर देगी, कल ही तहरीके अदम एतमाद शुरू हो जाएगी। जो भी करना चाहते हैं भुगतेगा कौन? जो ये लाखों लोग आ भी जाएं और अगर इनके कहने पे अफरा तफरी कर भी ले, भुगतेगा कौन? पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का निजाम, पाकिस्तान के हुक्मरान। हमने क्या करना है?
हम सब्र कर लेंगे, हम कहेंगे हमारी बदनसीबी, इतने साल भी वो बदनसीबी के साथ हुकूमत चलती रही, अभी अफरा तफरी करके गए। आपको लड़ाई, मेरी एक मशवरा है, मेरा एक मशवरा बीबी, मैं कहता हूं पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में करें, इस अफरा तफरी से आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है अभी, खुदा करें को समझ में आए तो। और ये बात आप पीडीएम को भी कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद में ये मत करें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पीटीआई को भी ये कह रहे हैं। सुनिए तो सही, आपने कितनी अच्छी बात की है। अल्लाह करे इनको समझ में, जिनके इनके दिलों पे मोहरे हैं इनको समझ नहीं आती। आपने क्या बात की है कि भाई आप 10 से 20 लाख ले भी आओ तो क्या ये पार्लियामेंट में जाकर आपको वोट देंगे? ये बात इनको क्यों समझ में नहीं आती? ये क्यों दिखाकर अफरा तफरी करते हैं? कहाँ तुर्की, ठीक है, बिल्कुल वोट तो उधर ही तुर्की के हुक्मरान, तो वोटिंग होगी उसी दिन जिसके नंबर ज्यादा होंगे वही जीतेगा, उस पे तो किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक सवाल मुझे करने की इजाजत दें, आपने जो कहा ना कि ठीक है, लेकिन अब ऑन अब्बास साहब, आप लोग भी चाहे वो 10 लाख लोग ले आए, चाहे ऑपोजिशन बकौल आपके इतने लोग नहीं ला सकती जितने आप ला सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी हैं, उनके लोग कम भी आएंगे। तो आज ये शेख रशीद साहब को वजीर दाखिला होने के बाद ये बात जेब देती है, या पीटीआई के उन लोगों को ये बात जेब देती है कि हम देखते हैं कि कैसे कोई सियासी जमात धरना देती है, जिन्होंने खुद इस्लामाबाद में 126 दिन धरना दिया हो, जिन्होंने खुद रोड्स ब्लॉक रखी हो, वो कैसे आज शेख रशीद कहते हैं कि भाई देखता हूं मैं, अगर ये थिएटर लगाएंगे तो फिर मैं कुचल के रख दूंगा। वो जो कंटेनर पे शेख रशीद कहते थे कि जला दो, गिरा दो, पता नहीं क्या क्या कर दो। बीबी अब सवाल 2 रह गए। एक तो जो चांडिया साहब ने, पहले उसको अगर रिस्पॉन्ड कर दो फिर आपका सवाल भी साथ अटैच कर दूंगा। चांडिया साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी चेहरों की बात करते हैं। मेरे ख्याल में शायद चांडिया साहब या इनकी पार्टी को समझ नहीं लगी। हमने चेहरों की, शक्लों की बात नहीं की, उन चेहरों के पीछे छुपे किरदारों की बात की है। अभी आप शहबाज शरीफ साहब छोड़े यार, अभी छोड़े यार, चांडिया साहब समझाने तो दे, अभी आपको सारी समझ लग जाएगी। ऐसे नहीं करे और भाई, ऐसा ना करे ना, इतना तोड़ मोड़ से बात हम भी जानते हैं आपको, हम आपकी बात को समझते हैं। आप चेहरों की बात करके कोई हदीस में से अभी आपको समझा, अच्छी कोई बात करे, अच्छी सर बात सुन, जैसे आप अच्छी कोई अच्छी बात करें। प्लीज आपकी रिक्वेस्ट है, आप बात सुन लीजिए, आपको समझ लग जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने चेहरों की बात नहीं, उसके पीछे किरदारों की बात की। आज से 4 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू उठा के देखें, जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ इतने समझदार हैं वजीर जवाब के। माशाल्लाह जी, या चांडिया साहब बात तो सुन ले, प्लीज बात सुन। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ के और जनरल बाजवा साहब के जो ताल्लुकात मिसाली हैं और जबरदस्त है, और मैं पुल का किरदार कर रहा हूं। अभी आप नवाज शरीफ की पुरानी तकरीरें उठा के देख, जिसमें उसने डायरेक्टली इल्जाम लगाए इसी आर्मी के ऊपर कि इस आर्मी ने क्या क्या रोल प्ले किया। ये वो पैरा चेहरा मौलाना फजलुर रहमान की बात कर रहे थे, जिस शख्स ने 30 साल तक सियासत की हो बीबी, और आज तक उसने दीन इस्लाम का नाम ना लिया हो, इस्लाम के नाम पे वोट लिए थे, लेकिन इस्लाम को अवाम में बात करने सिर्फ सियासत की है, और उस सियासत में कभी ये नहीं बात की कि उसने कश्मीर का कैसे कॉज पे जंग की होगी। उसने अवाम में इस्लाम के नाम की कभी बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी, और जरदारी साहब का किरदार तो आज सामने बढ़ा कि सिंध हाउस में जब 12-13 लोगों को खोते घोड़ों की तरह बोलियां लगाई गई, और जिस किस्म की इक़दार और वैल्यूज को प्रमोट किया गया, चेहरे की बात की है, शक्लों की नाउजुबिल्लाह हम कभी बात नहीं करते। मौला बख्शानी अच्छा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कोई सियासी लड़ाई है या ये इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई बना दी है? इस्लाम को नहीं लेके आते। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा ना, मैंने इस्लाम को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये अच्छे और बुरे की तकलीफ है। अभी जो कल का जो जलसा है वो बेसिकली है कि पाकिस्तान में एक तरफ अच्छाई और एक तरफ बुराई। बीबी माजरत के साथ आप 5 फोटो लगा दें, उसमें एक तरफ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम हो, फिलहाल जरदारी साहब खड़े हो, बिलावल जरदारी हो, फिर असफंद यारवली और उसका बेटा खड़ा हो, फिर फजलुर रहमान उसका बेटा खड़ा हो, एक साइड पे इमरान खान लगा दे। यकीन जानिए, उसको फेसबुक पे पोस्ट करें, दुनिया आपको जो सुनाई आपको समझ लगे पाकिस्तान के अवाम थक चुके हैं ऐसे बेजार चेहरों से, ऐसी बेजार लोगों से जिनकी ना सोच ना अकल आज तक इस व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या किया। ठीक है, अब आपके पास मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली में, तो वजीर आजम साहब विल स्टे। मेजॉरिटी नहीं हुई तो फिर वजीर आजम साहब जाएंगे। खत्म मामला जो है वो पार्लियामान के अंदर इन नंबरों पर ही होना है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर ऑन अब्बास साहब, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।